हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ नेहा भांगड़िया। मैं पहले अनअकैडमी पे पढ़ाती थी। मुझे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड मैंने कहीं सेंटर लेवल एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये नोट्स हैं आपके। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, आपकी जो डेट्स है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री इज़ साइनोनिमस विथ डेट्स। हिस्ट्री का जब भी नाम आता है आप यही सुनते होंगे कि हमको ये साल याद करना है, ये लड़ाई, ये बैटल इस साल हुई थी। तो आपको डेट्स के थ्रू ही आप हिस्ट्री याद करते आए हो अभी तक। सेकंड है वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट। हमारे पास्ट में क्या हुआ आज हम उनको कंपेयर करते हैं कि लोग पहले कैसे घरों में रहते थे, आजकल कैसे रहते हैं। हम पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या बदलाव आ गया है पिछले कई सालों में। वी कंटिन्यू टू एसोशिएट हिस्ट्री विथ ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो हम हिस्ट्री को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, हम डेट्स याद रखते हैं। जैसे अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो हम ये याद रखते हैं कि 15th सेंचुरी में कौन राजा था, 16th में कौन था, 17th में कौन था। हम उन चीज़ों को एक तरह से कनेक्ट करके याद करते हैं। ठीक है, तो डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री में। बट अगर हमको कहा जाए कि डेट ही हिस्ट्री है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री में डेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, मायने रखती है। आपके सामने ये फ़ोटो है वारेन हेस्टिंग्स का। ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इन 1773। 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, राइट। अब हम बात करते हैं विच डेट्स। अगर हम पास्ट की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो हम किन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि डेट्स तो बहुत सारी है। आज अगर मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो मैं इस डेट को याद रखूँगी क्या, मतलब कितना इम्पोर्टेंस है उस चीज़ का, कितना वैल्यू है, वो देख के हम डेट्स को याद करते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द हिस्टोरी ऑफ पास्ट। आप जो भी डेट याद रखते हो हिस्ट्री की, तो कुछ ना कुछ उस दिन ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ था, इस वजह से आप उन डेट्स को याद रखते हो। और सेकंड है फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ ऐसे स्टेप फिक्स कर रखे थे हिस्ट्री में। आज की डेट में हिस्ट्री का जो एरिया है वो थोड़ा वाइड हो गया है, पर पहले क्या होता था, हिस्ट्री में ये देखते थे कौन सा राजा कब राजा बना, कब उसकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से साल में लड़ी, किसके साथ लड़ाई लड़ी, और वो कब एक्सपायर हो गए। तो पहले सिर्फ इन डेट्स को याद रखा जाता था। बट आज अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि उनके वक्त किस तरह का डेवलपमेंट था, जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से रहते थे, हर चीज़ को स्टडी किया जाता है। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम हिस्ट्री को कितने भागों में बांट सकते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है कि क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप उसको कैटेगरी में बांट देते हो तो आपके लिए आसान होता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को पढ़ना। तो ऐसे ही हम हिस्ट्री को भी डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको ईजिली समझ पाएँ टाइम को कैटेगराइज करके। जो आपके फर्स्ट हैं जेम्स मिल, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। कैसे, 1000 ईस्वी से पहले जो राजा हुआ करते थे, हमारे पूरे भारत के ज़्यादातर इलाका का बोलूँगी कि 1000 साल से पहले के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे। फिर हमारे यहाँ पे सल्तनत मिडवल पीरियड जो आया, सल्तनत काल आया, उसमें जो भी शासक बने, चाहे मुग़ल हो चाहे सल्तनत काल हो, उसमें सारे जो भी राजा थे वो मुस्लिम थे। फिर उनके बाद ब्रिटिशर्स आए इंग्लैंड से, फिर उनका राज था हमारे इंडिया में। तो इन्होंने, जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा है। जैसे जैसे जो राजा ने राज्य किया इंडिया में, उस हिसाब से इन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। सेकंड है ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। उनको ऐसा लगता था, वो ये कहना चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है, जो अंग्रेज़ों का शासन है, उसी वक्त हम लोगों ने प्रोग्रेस की और हम लोग सभ्य बने। उनको ऐसा लगता था कि उनके आने से पहले हम लोग सभ्य नहीं थे, हम उनको देखकर सभ्य हुए हैं। ठीक है, एंड ये आपका फ़ोटो है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1920 में।
और आपका ये जो मॉन्यूमेंट है या जो आपका आर्काइव है, यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश लोग अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उनके मेमोज, उनकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ रखते थे, ताकि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े वो यहाँ से रेफ़र कर सके चीज़ों को, और फिर से चीज़ों को कनेक्ट कर पाए या चीज़ों को स्टडी कर पाए। तो उनके जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो सब यहाँ स्टोर होते थे। ये दिल्ली में है, और ये ब्रिटिश जो ऑफिस था वो इसके नियर बाई था, ताकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी ना करनी पड़े। तो आपके नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल को हम हिंदी में बोलते हैं औपनिवेशीकरण। तो ये कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल रेफर्स टू द ब्रिटिश रूल। तो जो कॉलोनियल टाइम है, जो औपनिवेशीकरण का टाइम है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों के शासन के नाम से। तो जो ब्रिटिश रूल था ब्रोट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो जो ब्रिटिश रूल था वो क्या लेके आया हमारे इंडियाज़ में? यहाँ के जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गए, यहाँ का थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज हो गया, यहाँ के कस्टम, यहाँ के जो रीति रिवाज थे वो चेंज हो गए। आज आप हर कोई क्रिसमस मनाते हैं, 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं। इससे पहले हम कभी भी 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाते थे, और इससे पहले कभी हम क्रिसमस का फेस्टिवल भी नहीं मनाते थे। और जो हम टेस्ट में नई नई चीज़ें खाते हैं अभी, तो ये सब चीज़ें पहले इंडिया में नहीं थी। तो उनके आने से हमारे यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिस, हर चीज़ों में बदलाव आया। ठीक है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम शासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम उन्हें कैसे जानेंगे? वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोग भी इतने सालों से जी रहे हो, क्योंकि हम सब की एक एज है, हम सब एक टाइम बाद में एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी आपको जो नेशनल आर्काइव मैंने अभी फ़ोटो में दिखाया था दिल्ली में, वहाँ आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। जब आप उनकी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से अपने पूरे शासन को फैला रखा था, किस तरह से वो रूल करते थे, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, किस तरह से उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया। ठीक है, एक तो हो गया आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी लेटर हैं, इनको हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कब ज़रूरत पड़ जाए। एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हम कोई घर खरीदते हैं, तो जो भी उसका लीज़ के पेपर होते हैं, जो भी उसके पट्टे के पेपर होते हैं, हम उनको संभाल के रखते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की नीड कभी भी पड़ सकती है। तो यही थॉट था ब्रिटिशर्स का कि डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखो, ताकि फ्यूचर में जब भी नीड हो उन्हें फिर से देख सकें। थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव एंड म्यूजियम वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो उस तरह के आर्काइव और म्यूजियम बनाए जाते थे ताकि डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जा सके, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। और वो लोग कई तरह के सर्वे कराते थे, जैसे फॉरेस्ट सर्वे, कहाँ कितनी ज़मीन है, कितनी लैंड कल्टीवेट है, मतलब कितने ज़मीन पे खेती की जा सकती है। तो उनके लिए सर्वे भी इम्पोर्टेंट बन गए थे। जैसे कि द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सर्वे की जो प्रैक्टिस है वो उनके लिए कॉमन थी, उनके लिए आम बात थी। सर्वे लाइक बोटोनिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इतने टाइप के सर्वे वो लोग करते थे। ठीक है, पेड़ कितने एरिया में जंगल फैला हुआ है, कितने एरिया में पेड़ पौधे हैं, मतलब हर चीज़ का वो सर्वे करते थे, ताकि वो ये देख सके कि हमको अगर यहाँ शासन करना है, हमको यहाँ कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो हमारे पास कितना क्या एरिया है, या हमको कोई एग्रीकल्चर करना है, जैसे इंडिगो की खेती करनी है, तो हम कहाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने सर्वे सिस्टम चलाया जिसमें वो हर जगह में कितनी ज़मीन है, कितना क्या है, वो हर चीज़ को वैल्यू कर सके, मेज़र कर सके। व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल। ऐसी क्या चीज़ है जो हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बता पाते। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सिर्फ ये बताएंगे कि 2 ब्रिटिशर्स की क्या बात हुई, या ब्रिटिशर्स की इंडियन लोगों से क्या बात हुई, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके डॉक्यूमेंट्स में आपको नहीं मिलेगी। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं बताते कि उस वक्त जो भारत के लोग थे उनकी आवश्यकताएं क्या थी, उनकी नीड्स क्या थी। ठीक है, सेकंड है मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। कई ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ
सच को छुपाया और ये दिखाया कि किस तरह से हम युद्ध जीत गए, हमने किस तरह से भारत पे राज्य किया। वो कई चीज़ें ऐसे करते थे जिनमें उनकी तारीफ़ हो, उनके तारीफ़ के कशीदे पढ़े जाए। तो कई बार ऐसा भी होता था कि वो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ वन साइड दिखाते थे ताकि वो खुद को अप्रिशिएट कर सके और इंडियंस को अनसिविलाइज्ड या ऐसा दिखा सके कि ये लोग असभ्य हैं, हमने इन पर किस तरह से शासन किया। तो ये दोनों साइड के एस्पेक्ट को हमको शो नहीं करते। ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ हमको वन साइड दिखाता है, पर्दे के पीछे क्या है, सेकंड साइड क्या है, वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, अभी आपके सामने एक फ़ोटो है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स सर्वे करते थे। अभी आप देखिए, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ए ड्राइंग बाय जेम्स प्रिसेप इन 1832। तो यहाँ पे भी ये बंगाल में भी क्या कर रहे हैं कि लैंड जो भी एरिया है उसका सर्वे कर रहे हैं, नापचोक कर रहे हैं, ताकि इनको ध्यान रहे कि हमें कौन सी लैंड पे क्या करना है। और ये जो फ़ोटो है ये किसने बनाया था? जेम्स प्रिसेप ने 1832 में। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन इतना ही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कुछ भी आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24 आवर्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय।